हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी करियर। फ्रेंड्स, आज से हमारा टेस्ट सीरीज चालू हो रहा है, वो भी यूपीपीसीएस आरओ के लिए। जो हमारा 5 दिसंबर का पेपर है वो टारगेट रहेगा। और मैं आपको इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ। ये दे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स। ये बहुत मानी इंस्टीट्यूट है, इसकी दिल्ली में। आप जानते हैं दे इंस्टीट्यूट के बारे में, कौन नहीं जानता होगा। उसकी टेस्ट सीरीज है, देखिए। और मेरा मानना है कि इस टेस्ट को लगाने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है। इसलिए फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे से करना है। और इसकी पीडीएफ स्टडी करिएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगी, फ्री और मुफ्त है। इसके साथ मैं पूरा डिटेल से 50-50 क्वेश्चन कराऊंगा और पूरी पीडीएफ आपको स्टडी करने में देते जाऊंगा। इसके बाद मैं फ्रेंड दृष्टि कराऊंगा और जीएस वर्ड की सबकी टेस्ट करा दूंगा फ्रेंड। आप वादा रखिए, आपकी तैयारी बहुत आसान होगी। अब आप मेरे से पढ़ रहे हैं, जो भी मुझसे पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारी क्लासेस और भी चल रही हैं, वो भी देखिए। और ये टेस्ट आज से चालू हो रही है और कंटिन्यू चलेगी। तो चलिए, ये दे इंस्टीट्यूट की टेस्ट है, ये देखिए, इसमें लिखा भी है। अगर विश्वास ना हो तो ये देखिए, दे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज है। अब मैंने बहुत मुश्किल से लाया हूँ। मैं सोचता हूँ कि कुछ नहीं रह जाए उन फ्रेंडों के लिए यार, जो नहीं टेस्ट सीरीज पढ़ तो लेते हैं बट टेस्ट सीरीज नहीं लगा पाते, इनको उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिए उनको तो सरल हो सके। तो चलिए देना स्टार्ट करते हैं। इसके साथ सॉल्यूशन भी कराऊंगा मैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, बताइए, बहुत ध्यान से पढ़ना फ्रेंड्स। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी गर्म जलधारा है? फ्रेंड्स, ये फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन है, मैं वो भी पढ़ाऊंगा, इसकी डिटेल बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फॉकलैंड धारा एक ठंडी जलधारा है, तो दक्षिण अटलांटिक में चलती है, ठीक है। और फ्रेंड, ब्राज़ील की धारा, लेब्राडोर की धारा, कनारी की धारा, कैनारी और लेब्राडोर की धारा फ्रेंड ठंडी जलधारा जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है। पर जो फ्रेंड ब्राज़ील की धारा होती है ये गर्म जलधारा। तो इसका आंसर सिर्फ क्या होगा? 2। क्या होगा? सिर्फ 2। तो क्या होगा इसका आंसर? 2। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं एक बार। देखिए, मैं लाया भी हूँ इसका। एक मिनट, ये प्रशांत धारा। देखिए, मैं आपको कितनी बार कहा हूँ कि मेरे हाथ का ही सब बनाया होता है, जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, ये उत्तरी अटलांटिक महाधारा है। तो देखिए, ये उत्तरी में देखिए, जो ये नीले पेन से है ठंडी जलधारा है। तो देखिए, लेब्राडोर की धारा और कैनरी की धारा एक ठंडी जलधारा है, बनाया भी है मैंने। और जो देखिए ये ब्राज़ील की धारा फ्रेंड गर्म जलधारा है। देखिए, ये गर्म, मैंने रेड से हॉट किया है इसको। और फॉकलैंड जलधारा ठंडी है। वैसे अगर पूछ ले फ्रेंड्स, वो फॉकलैंड एक आइलैंड भी है, उसमें यूके का कब्जा है, ये बहुत बार पूछा गया। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? आपको याद रखना क्या हो जाएगा? ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड, पूछा है द इंस्टीट्यूट की स्टेट सीरीज में कि, और यही फ्रेंड, इससे ही बहुत क्वेश्चन आएंगे यार यूपीपीसीएस आरओ में। उपनिषद काल में राजा जनक शासक कहाँ थे? तो फ्रेंड, विदेह के शासक थे जनक। कहाँ के? विदेह की। उपनिषद काल में पढ़ाऊंगा। और काशी के क्या थे? अजातशत्रु के कौन से? अश्वपति। और अश्वपति एक फिलोसफर थे। पंचाल, ये देखिए, इसका भी मैं लाया हूँ, एक बार देख लीजिए। इसमें फ्रेंड्स ये देखिए, दिए है, मेरी नोट्स का है ये, इसमें दिया है। हाँ, ये है ये फ्रेंड्स, कहाँ गया? कहाँ है? हाँ, ये सॉरी, ये फ्रेंड, विदेह के जनक, काशी के अजातशत्रु थे, कके के अश्वपति थे, और पंचाल के प्रवण जैवली थे। ये सब कुछ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, स्टडी करिए टेलीग्राम में, मुफ्त और फ्री। और काके के जनपदी कौन थे? एक फिलोसफर से, मैंने आपको ये बताया ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक को नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख कहा जाता है? फ्रेंड, तो इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। किसकी? हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले नहर की खुदवाई का अभिलेख किससे मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। तो किसमें? हाथी गुम्फा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोमन देश। फ्रेंड्स, आपको बुद्ध की जन्म के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी? बुद्ध के जन्म की। और जूनागढ़ अभिलेख की इसकी जानकारी इससे नहीं मिलती है। किससे? हमको मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। इसका भी देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको।
इसका भी मैंने ये है एक तो इसमें फ्रेंड ना ये है कि देखिए महापद्म के कलिंग विजय की त्रिशूलिया नामक नहर की खुदवाई, इसका उल्लेख बाद में कलिंग के शासक खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। तो समझ रहे हैं फ्रेंड्स, ये सब मेरी नोट्स का दिया हुआ फ्रेंड क्वेश्चन है। मैं जो नोट्स पढ़ता था उस पर मैंने पूरा पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर है, गुप्त काल में अग्रहार एक प्रकार क्या था फ्रेंड। अगर मैं ये कहूँ तो अग्रहार एक तरह मंदिरों और ब्राह्मण को दान में प्रदत्त भूमि का भाग था। ये भी मैंने देखी। अगर मैं कहूँ तो इसका भी मैं आपको PDF ये सब मिल जाएगा फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम में, ठीक है। ये है गुप्त काल में, इसमें दिया है, हाँ ये है, ये लाइन देख पढ़िए। इसी प्रकार अग्रहार भूमि ब्राह्मणों को दी जाने वाली मुफ्त भूमि थी। फ्रेंड्स मैं ज़्यादा ला नहीं सकता इसकी PDF क्योंकि मुझ पर कॉपीराइट का इशू ना आ जाए इंस्टीट्यूट का, तो मैं डर रहा था। बट अगर किसी को चाहिए तो बता दे, तो मैं उसको टेलीग्राम में फ्री में उपलब्ध करा सकता हूँ। अगर किसी भाई को अगर कमेंट आया और किसी की मांग हुई तो मैं उसको फ्री में उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि बाणभट्ट की कृति में किस एक सम्राट के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। तो हमको फ्रेंड्स किसके बारे में जानना हो, तो हर्षवर्धन के बारे में। बाणभट्ट किसके शासनकाल में थे, तो ये हर्ष के शासनकाल में थे। और ये सब नहीं थे, नंदवर्धन इनके भाई थे, यशवंतकुच गोपाल, वो पाल वंश के शासक थे। कौन थे, बाणभट्ट ने कौन सी हर्षचरित कादंबरी नामक 2 बुकें भी लिखी। और प्रियदर्शना नागावली रत्नावली हर्ष ने लिखी थी, आपको मैं बता दूं। प्रियदर्शनी नागावली और रत्नावली, ठीक है, नागानंद और रत्नावली। इसका भी देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं लाया हूँगा, हाँ ये है, ये देखिए नागानंद और रत्नावली प्रियदर्शिका नामक रचना किसने की थी, हर्षवर्धन ने। और बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी नामक पुस्तक लिखी थी। फ्रेंड्स ये सब मेरे नोट्स में दिया है, मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, A नंबर। ये और फ्रेंड्स इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज आप लगाओ, आपको बहुत सहूलियत होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सम्मिलित करना है कि श्रृंगेरी कहाँ है। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होगा कि इस मंदिर में हमारे किसी ने याद करिए, अगर किसी ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो तो टीपू सुल्तान ने यहाँ शारदा देवी के मंदिर की स्थापना के लिए पैसे दिए थे। तो इसकी श्रृंगेरी कहाँ जाएगी, कर्नाटक की। जो इसके बाद कौन सम्मिलित है कौन सा नहीं है, तो पूरी उड़ीसा में है, द्वारका गुजरात में। पर ज्योति मठ फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में है, ये उत्तराखंड में। कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में। तो 1 3 4 इसका आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इल्बर्ट बिट का संस्कृत रूप से विरोध करने के लिए इल्बर्ट लॉर्ड रिपन के सन 1882 में आया था, ठीक है, जिसने स्थायी स्वशासन की स्थापना की थी। अंग्रेजों यूरोपियों ने किस एक संगठन की स्थापना की थी। तो फिर इसका आंसर होगा यूरोपीय डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी B नंबर, यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा, इस क्वेश्चन की तो मैं दाद देता हूँ। ये क्वेश्चन अच्छा पूछा था उन लोगों ने। अधोमुखी निष्पादन सिद्धांत सबको जानते हैं फ्रेंड्स, ये लॉर्ड विलियम बेटी के समय में लॉर्ड मैकने लाया था 7 मार्च 1835 को। पर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये पूछे सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में किसने लागू किया था। कितना क्वेश्चन घुमा दिया। इसका आंसर फ्रेंड कौन सा हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड। अगर कभी भी क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, अगर हमारे 5 दिसंबर के पेपर में ये पूछ ले कि इसे सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में लागू किसने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड ने। तो ये आपको याद रखना बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या होगा फ्रेंड, अगला कथन है कि ये कथन किसने कहा था। इसकी PDF फ्रेंड्स सब कुछ है। सॉरी फ्रेंड थोड़ी सर्दी है। अंग्रेज भिखारी से अधिक घृणा करते हैं और मैं सोचता हूँ कि भिखारी घृणा के पात्र हैं। इस कथन किसका है फ्रेंड, ये कथन लाला लाजपत राय का था। किसका है, लाला लाजपत राय का। आप भी जो क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो दिमाग लगाइएगा। मैं जितना आप जहाँ से आपने पढ़ा, क्या वो मेरा पढ़ा मिल रहा है क्वेश्चन में, या आप भी करिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अब्दुल हामिद लोहारी। ये फ्रेंड सबको पता होगा,
आगरा के ताजमहल के बारे में। जो राजकीय इतिहासकार थे किस मुगल दरबार में रहते थे। फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात बताऊँ ना, पेपर की सबसे बड़ी बात बताऊँ, हमारे इतने सिंपल जो ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमको बाहर कुछ नहीं करता, क्योंकि फ्रेंड वहाँ किसी को इतना नहीं आता, वहाँ प्रेशर में सब रहते हैं, चाहे कोई टॉप करने वाला हो चाहे निकालने वाला। हम बाहर इसलिए हो जाते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं हम उन पे गलतियाँ कराते हैं। क्वेश्चन में वो अधिकतर और हमसे ज़्यादातर गलतियाँ सिंपल क्वेश्चन में होती है, क्योंकि हम सिंपल क्वेश्चन में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, उनको ढंग से पढ़ते नहीं कि यार ये तो मुझे आता है, और जल्दीबाजी में टिक करके निकल लेते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जिससे हम बाहर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है। कृष्णदास पाल को। ये बिल्कुल सही है फ्रेंड। मैं इसकी फ्रेंड जिसको भी पीडीएफ चाहिए एशियन मिडल मॉडल की, मैं बेहतरीन नोट्स दूंगा, और उस गारंटी उसको नोट्स से कभी बाहर नहीं जाता क्वेश्चन, ठीक है। तो कृष्णदास पाल ने की थी। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉम कहा जाता है। ये चार्ल्स विलियम वेटिंग के लिए 1 साल के बने थे। इन्होंने 1 साल में इतना कमाल किया था कि इन्हें मुक्तिदाता कहा जाता है। देसी समाचार पत्र अधिनियम 1870 लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था, जिसे लॉर्ड रिपन ने खत्म किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक अपने उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध। तो फ्रेंड निजामुद्दीन औलिया। कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। ये आपको महबूब इलाही के नाम से, ठीक है। अमीर खुसरो के गुरु भी थे निजामुद्दीन औलिया, और ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था सेंट थॉमस युद्ध के स्मृति था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई फ्रांसीसी से प्राप्त की थी। नो फ्रेंड्स, आप याद करिए उसका चार्ल्स द्वितीय का वियोग कैथरीना से हुआ था 1661 में। तो आप याद करिए उसमें पुर्तगालियों ने दिया था मुंबई को, ना कि फ्रांसीसियों ने। देखिए यही इतनी छोटी सी लाइनों को याद रखना है। जब कैथरीना को चार्ल्स द्वितीय से हुआ था, पुर्तगालियों ने दिया था, फ्रांसीसियों ने दिया था, और चार्ल्स द्वितीय ने ही बाद में कुछ पाउंड में मुंबई ब्रिटिश इंडिया को दे दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सिर्फ पहला। इसका अगला क्वेश्चन देखें, 14 निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर। तो फ्रेंड्स व्यक्तिगत 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था, ठीक है। अब बम्बई में नौसैनिक विद्रोह हुआ था 18 फरवरी 1946 को हुआ था। वेबल योजना 14 जून 1945 को आई थी। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। तो फ्रेंड इसके मुताबिक बम्बई में नौसैनिक विद्रोह हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। फ्रेंड्स ऐसे वहाँ क्लियर होना चाहिए, तभी आप वहाँ अच्छे से काम कर पाएंगे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है ये, फ्रेंड्स पेपर में आप हमेशा याद रखिए, यार मैं भी बहुत गलती किया हूँ, यही गलती करता था, मुझसे हर साल रिकॉर्ड था कि 1-2 गलतियाँ हुई हैं। इसलिए मैं आपको प्लीज़ अपने स्टूडेंट को ये समझाना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन हमेशा आप ध्यान रखना, जब ये चीज़ ज़रूर देखें उसमें हाँ पूछा है सम्मिलित है कि नहीं है। ये फ्रेंड्स बहुत बुरा रुलाता है जब हमारा क्वेश्चन सिंपल सा गलत हो जाता है ना, जब हम घर आके मिलाते हैं उसमें नहीं है लिखा होता है, हम हाँ जल्दी चक्के में, क्योंकि हमारे माइंड सेट में बैठा होता हाँ, और हम वहाँ जल्दी इस चीज़ को कवर नहीं कर पाते। फिर हमको बाद में जब इस तरह की गलतियाँ 3-4 निकलती है ना फ्रेंड, और एक क्वेश्चन में यार 1000 बच्चा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए प्लीज़। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सम्मिलित नहीं है। इंदु प्रकाश MG रोनाल्डो ने लिखा था। नेटिव ओपिनियन भी BN मंडलिक ने लिखा था। बॉम्बे क्रॉनिकल फ्रेंड गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा था। इससे फिरोज शाह मेहता ने लिखा था। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये तीनों सही हैं। इंदु प्रकाश MG रोनाल्डो ने लिखा था। नेटिव ओपिनियन BN गडकरी ने लिखा था। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता ने लिखा था। इंडियन मिरर किसने लिखा था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ये आपने कहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भी मेल मतलब गलत है। तो विटामिन A स्कर्वी रोग। नो फ्रेंड्स, विटामिन A की कमी से रतौंधी होती, मेरी नज़र पहले वहीं पड़ गई।
स्कर्वी विटामिन सी कमी से होती है। फिर भी विटामिन सी से चर्म रोग होता है। विटामिन 12 से हृदय शीघ्रता आती है। विटामिन ई की कमी जनन शक्ति में कमी आती है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो फ्रेंड लाइकोपीन किस चीज़ के लिए होता है? जेंथोफिल हल्दी के लिए होता है। सही है। अगर हम मान लीजिए मुझे नहीं पता है तो हमको जो पता है वो मिला दो। जेंथोफिल हल्दी के लिए होता है। एंथ्रोसायनिन सेव के लिए होता है। लाइकोपीन किसके लिए होता है? कैप्साइसिन मिर्च के लिए होता है। कैप्सिसिन। और लाइकोपीन किसके लिए होता है? टमाटर का लाल रंग करने के लिए। मुझसे सर फ्रेंड मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक थी क्योंकि मेरा केमिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत जाती है। कैप्साइसिन, ठीक है। लाइकोपीन, जेंथोफिल, एंथ्रोसायनिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अगर हम कहें? ठीक है, बी नंबर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें। अगर हम निम्नलिखित सूक्ष्मजीवधारियों में से कौन सा एक भोजन में विषाक्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो फ्रेंड इसका कौन सा है? क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनस। कौन सा क्या है इसका आंसर? क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है, बोटुलिनम, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम। और ये आपको याद, राइजोबियम किसके लिए होता है? दही, ठीक है। लैक्टोबैसिलस किसके लिए होता है? दही के लिए बनाने के लिए। राइबोजियम ये दालों की उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने में काम करता है। इसका अगर मैं चाहूँ डिटेल भी आपको दिखा सकता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा। इसमें होगी, ये नहीं है, ये है। ये लाइकोपीन टमाटर के लिए, कैप्साइसिन मिर्च के लिए, इसमें दिया होगा। हाँ ये देखो, राइबोजियम किसके लिए? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और फ्रेंड नाइट्रोजन स्थिरीकरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दालें होती हैं तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। ये कई बार पूछा है। लैक्टोबैसिलस दही बनाने में। एस्परजिलस किसके लिए? सिट्रिक अम्ल बनाने के लिए, ठीक है, सिट्रिक अम्ल बनाने के लिए। तो ये आपको याद रखना है। ये सब कुछ फ्रेंड जिसको चाहिए तो आप कुछ नहीं स्टडी करिएगा, टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम में जाना है और वहाँ से इसकी PDF ले लेनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन क्या है? एनेडेमिक। इसको कोरोना समझिए। जब कोरोना चाइना के एक छोटे शहर में था तो मतलब कि किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान कोई रोग, तो एनेडेमिक। जैसे कोरोना पहले से वुहान जगह में था, वुहान वायरस, तो एक उस सिटी में हुआ। फिर जब वो संक्रमण रोग किसी निश्चित जनसंख्या से कम समय तेज़ी से फैल जाए तो मतलब वो पहले चाइना में बहुत तेज़ी से बढ़ा तो उसे एपिडेमिक कह दिए। और जब वही कोरोना पूरे वर्ल्ड में फैल गया तो पैंडेमिक कह देते हैं। एपिडेमिक स्थिति का संपूर्ण विश्व विस्तार होना पैंडेमिक कह देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखें। एमनियोसेंटेसिस एक प्रकार का क्या है? तो फ्रेंड्स ये कुछ नहीं है, गर्भवती महिलाओं में किया जाने वाला प्रसव के पूर्व परीक्षण है, ठीक है। इससे ये समझिए फ्रेंड्स, साइंस को बहुत अच्छे से तैयार करिए। पेपर में अगर 150 का क्वेश्चन है तो उस पेपर में कम से कम नहीं तो साइंस तो आएगी 20-25 क्वेश्चन तो साइंस के पक्के रहते हैं। तो इसमें आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। एमनियोसेंटेसिस गर्भवती महिलाओं में किए जाने वाला प्रसव का पूर्व परीक्षण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला देखें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड विकिरण जो हमारे सूर्य की, विकिरण मतलब सूर्य की रेडिएशन जो सूर्य किरणें माध्यम से मनुष्य में सबसे ज़्यादा प्रभाव मस्तिष्क पर होता है। समझिएगा ध्यान से फ्रेंड। और रेडिएशन के माध्यम मनुष्य के अंगों में सबसे कम हानि आँख को होती है। नो फ्रेंड, उल्टा लिखा है। अगर आप ध्यान से सोचिए, जब धूप बहुत तेज़ होती है गर्मी की, मई जून में, जब आप घर से निकलते हैं तो सबसे पहले आपको जलन कहाँ फील होती है? गर्मी की आँखों में। आप सबसे पहले आँखें आपकी जलती हैं। जब आप धूप से चल के आते हैं तो घर में आपकी आँखें कितनी तेज़ जलती हैं, आप अपनी आँखों को ठंड पानी से धुलते हैं। तो वही रेडिएशन है जो सूर्य की किरणों से निकलती है। तो सबसे ज़्यादा कम नुकसान मस्तिष्क को होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? अगर कहूँ तो डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखें। अंतर्द्रव्यी जलिका तथा राइबोसोम। देखिए राइबोसोम अभी वही पीछे पड़ा है कि भूमिका कोशिका महत्वपूर्ण किस चीज़ के लिए है? तो ये फ्रेंड्स, ये कोशिका प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या? ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये आपको याद रखना है।
राइबोसोम देखिए अभी मैंने बताया था प्रोटीन संश्लेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल से हल्का होने के कारण जल में तैरने लगता है? फ्रेंड इसका आंसर सोडियम। अब सोडियम बहुत हल्का होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में सत्य है? ये प्राचीन परतदार चट्टानें हैं, ये आरावली पर्वत, हाँ फ्रेंड्स ये प्री कैम्बियन युग में बनी थी, और आरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों में हुआ है। बिल्कुल सही फ्रेंड, आरावली, विंध्याचल ये सब आसपास बनी थी प्री कैम्बियन युग, कैम्बियन युग। अब ये पूछेंगे प्री कैम्बियन कैम्बियन, ये फ्रेंड फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। जैसे हिस्ट्री में पूर्व प्रसारण काल, मध्य प्रसारण, नव प्रसारण काल पढ़ा जाता है, उसी ज्योग्राफी में काल होते हैं प्री कैम्बियन युग, कैम्बियन युग, ज्यूरासिक काल, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। सुमित सर ये वो नहीं पढ़ाएंगे तो फिर बाद में मैं ही पढ़ाऊँगा। असम की फिर अगला 80 नंबर का था, असम के पठारी भागों में ये शिलांग श्रेणी के नाम से विस्तृत है। बिल्कुल सही है फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौन सी मिलाना है? तो फ्रेंड मुझे इतना पता है, फूल जो फुलानी है ये मैं आपको ये जनजातियां हैं मैं आपको बताऊंगा। मुझे इतना पता है कि फुलानी पश्चिम में पाई जाती हैं और बंतू दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, और ठीक है। इसके अगर हमको देखें तो क्या हो जाएगा? तीसरे और चौथा। अब मान लीजिए मुझे नहीं पता है कि 50-50 करना हो तो ठीक है, नुब्रा सूडान में और बोरो ब्राज़ील में, ठीक है, शायद यही है, थोड़ा मुझे लग रहा है, हाँ इसका आंसर यही होगा, ठीक है, नहीं सॉरी ये डी होगा। हाँ मैं यही कहना चाह रहा था, मुझे मान लीजिए नहीं पता है, मुझे सिर्फ इतना पता था कि तीसरे का चौथा है, तो तीसरे का सिर्फ चौथा इसी में दिया है, बंतु इसमें दिए है। अगर मान लीजिए मुझे इसका भी बस पता होता तो ये हो जाता। तो बोरो ब्राज़ील में है, नब्रा सूडान में, ये मैं पढ़ा, और ये मैं आपको अभी हाँ जिसको वर्ल्ड ज्योग्राफी कोर्स करना हो तो मैं करा रहा हूँ, और ये जनजाति में एक साथ एक मैप में वर्ल्ड के ला के दिखाऊँगा और बताऊँगा कि किस तरह आते हैं क्वेश्चन और कैसे पढ़ना है आपको। तो बोरो किस में है? ब्राज़ील में, नबा सूडान में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग में से कौन सा विमेल है? अथाबास्का। फ्रेंड्स अभी मैंने झील ही पढ़ाई है कुछ दिन पहले, मैंने झील बताई थी बहुत अच्छे से, जिन्होंने नहीं पढ़ी हो ना फ्रेंड प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। इस झील को मैंने सेम साफ पढ़ाया था, शायद मैं अगर आपको कहूँ तो मैं इसको अगर मेरे यहीं पास होगा तो मैं दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए मैंने पढ़ाया था, ये देखिए ये देखिए मैंने कहा था, ये वही क्वेश्चन उठा के पूछ लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने बताया अथाबास्का झील, ये सब मैंने बताया था कि ये यूरेनियम सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, इस सब, और ग्रेट बियर झील में बताया था पोर्ट रेडियम स्थित है। ये देखिए जिन्होंने नहीं किया हो ना फ्रेंड्स तो प्लीज़ जाके इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने कराया है इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। तो अथाबास्का झील यूरेनियम सिटी बिल्कुल सही है, ग्रेट बियर झील पोर्ट रेडियम के लिए, ग्रेट स्लाव झील येलोनाइफ सिटी, इस तीनों के तीनों सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है, ए नंबर। अभी अब आपको पता भी चल चुका, अब तो विश्वास होगा कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ाएंगे। अथाबास्का झील किस लिए? यूरेनियम सिटी के लिए, ग्रेट बियर झील पोर्ट रेडियम, ग्रेट स्लाव झील येलोनाइफ सिटी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में गिरती है? फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ कि विंध्याचल पर्वत से ये केन भी निकलती है और ये भी यमुना नदी से मिलती है बांदा के पलानी नामक स्थान में, और बेतवा भी हमीरपुर के आसपास मिलती है। तो फ्रेंड बात ये होती है कि और ये भी विंध्याचल से निकलती है, कुमारगांव के रायसेन जिला से निकलती है बेतवा नदी, और केन पन्ना के आसपास निकलती है। तो ये भी, पर इन्होंने आंसर इसको बेतवा माना है, ठीक है, तो मैं बेतवा बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि सूची 1 को सूची से मिलाइए। तो भूरी क्रांति किस चीज़ के लिए फ्रेंड्स? ऊर्जा और उर्वरक के लिए, ठीक है। अमृत क्रांति किसके लिए होगी? नदियों को जोड़ने के लिए। रजत क्रांति अंडों के लिए, सुनहरी फल के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर अमृत क्रांति किसके लिए है? सब मिला है,
भूरी उर्वरक के लिए, सुनहरी फल की, रजत अंडे के लिए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, 28 का एक बार देख लेते हैं। ये वही वाला है। ये देखिए रजत अंडा का सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब PDF जिसको भी चाहिए मैं आपको बता चुका हूँ, टेलीग्राम में जाके हमारे ले दीजिएगा, मैं वहीं डाल दूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, जापान को कहा जाता है। सूर्योदय का देश किसे भी कहा जाता है? जापान को कहा जाता है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान से रखिएगा। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आपको बहुत अच्छे से रखना कि पूर्व ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। नोआमंडी लॉ क्षेत्र झारखंड में स्थित है। मोसाबानी उड़ीसा में स्थित, हाँ फ्रेंड ये है। नोआमंडी लॉस के लिए फेमस नहीं, ये फ्रेंड यूरेनियम के लिए शायद फेमस है। और मोसाबानी ताम, ये फ्रेंड्स फिक्स है कि ये तांबों के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, नोआमंडी फेमस नहीं है। ठीक है, लॉस के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजना में से कौन सी एक चेनाब नदी पर स्थित नहीं है? ये जहाँ नहीं आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, हाँ नहीं में, क्योंकि हर बहुत क्वेश्चन, बहुत से भाई बहने हाँ नहीं में क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चेनाब नदी में दुलहस्ती भी है, सलाल भी है, बगलिहार भी, ये तीनों याद भी रखिएगा, क्योंकि यही पूछा जाता है दुलहस्ती परियोजना किस नदी परियोजना किनारे स्थित है, सलाल किस नदी है, बगलिहार किस नदी, और उरी और तुलबुल, ये दो इंपॉर्टेंट आपको परियोजना याद रखनी है। झेलम नदी किनारे स्थित है, क्योंकि बहुत बार पूछेंगे। तुलबुल वाली तो आती रहती, पेट में भी अभी पूछी गई थी फर्स्ट। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के महान्यायवादी कथन में सत्य है? तो इसका कार्यकाल संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, पहली बात तो पहली गलत। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई करने का अधिकार, ये सही है। ठीक है, महान्यायवादी को एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं, बिल्कुल। महान्यायवादी फ्रेंड्स राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे राज्यपाल डिपेंड होता है, पर उसका कार्यकाल फिक्स होता है, पर इसका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, कभी बैठाया जा सकता है। आर्टिकल 76 के में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया, अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए नंबर। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस आर्टिकल में की गई है फ्रेंड्स? तो नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 41 के तहत, ये आपको याद रखना है। और राज्य के निर्देशक किस में किए गए हैं? तो 4। ठीक है, अगले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन में से भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सत्य है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद में के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, दोनों के दोनों सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, कुछ लोग कहीं बहुत लंबा बना दिया, और अगर मैं 150 क्वेश्चन एक साथ करा दिया तो सोचिए 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। संसदीय प्रक्रिया में अंत प्रदान से तात्पर्य, ये बिल्कुल नया शब्द है, मुझे अभी तक लक्ष्मीकांत की बुक में नहीं मिला, जो मैं पढ़ा था और अभी भी पढ़ता हूँ, क्योंकि जब पढ़ाना तो खुद भी पढ़ना पड़ता है वो चीज़ें बहुत अच्छे से। तो इसका अंत प्रदान का अंत मतलब है किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य का विवरण की मांग। ऐसे क्वेश्चन तो फ्रेंड पेपर में आएंगे कुछ ना कुछ, जो जिसको ज़िंदगी में हमने कभी ना सुना होगा। राज्यसभा आर्टिकल 312 के तहत अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है, किसके तहत? कितने बहुमत के? 2/3 बहुमत के तहत। ये सब पॉलिटी चल रही है 2/3 बहुमत के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में वर्णित दोहरा दंड का प्रावधान लिया गया कहाँ से? फ्रेंड देख रहे हो कहाँ से, मतलब ये क्वेश्चन पेपर हॉल के लिए बहुत दिमाग लगाने। ये फ्रेंड्स अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अगला है,
ये फ्रेंड्स इसमें बताना है संशोधन हुए हैं कि सही है कि गलत, मिलान करना है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 89 में की गई, बिल्कुल सही है। 65 संविधान संशोधन में पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति साथ में थे, फिर 89 में अलग किया गया है। और अभी 104 के तहत शायद उसमें 102 के तहत उसको ओबीसी को भी अलग कर दिया गया है, ठीक है। और 97 संशोधन, हाँ 102 के तहत 97 संविधान संशोधन सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान करना है, ये भी सही है। 92 संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गई, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। फ्रेंड बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट की टेस्ट है और इससे उन्होंने बनाया भी बहुत अच्छे से है। अब इसमें कहना है उपयुक्त में से कौन से संशोधन साधारण बहुमत से किए जाते हैं। पहला फ्रेंड्स 6वीं अनुसूची जनजाति क्षेत्र में साधारण बहुमत से तो होता नहीं है, जहाँ जहाँ ये मिले काट दो। तो देखिए तीसरा इसमें है, इसमें है, इसमें भी होगा उपरोक्त सभी। तो आंसर ये होता फ्रेंड टाइम बचाना पेपर हॉल में। संसद में राज्य प्रतिनिधित्व राजभाषा प्रयोग, एक बार 2018 पेपर पूछे था राजभाषा का प्रयोग किस बहुमत से होता है, यही बस पूछ लिया था, तो साधारण बहुमत से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, सही है फ्रेंड्स। और वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये सत्य है। एक गलत है, योग्यता का निर्धारण संसद करती है, ना कि राष्ट्रपति करता है, उसकी नियुक्ति बस राष्ट्रपति करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा उसी में दिया गया 40। लगता है फ्रेंड में ये छूट गया मेरा यार, 41 देखता हूँ शायद इसमें होगा अभी यार। बारह के बाद 13 नहीं है फ्रेंड्स, ये छूट गया है यार, कल करा दूंगा शायद। मैं फ़ोटो खींचने ही छोड़ दिया इस तरह की। ठीक है फ्रेंड, एक बार सॉरी यार टाइम जाने के लिए आप लोग का। है फ्रेंड सॉरी, है मैंने वही तो मैं सोचूं मैंने फ़ोटो भी खींची है कैसे नहीं। हाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए गलत है, ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्लास थोड़ी बहुत लंबी जा रही है। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? तो फ्रेंड्स एक सही सम्मिलित है जो फ्रेंड्स आर्थिक कार्य विभाग होता है और राजस्व विभाग, ये वित्त मंत्रालय का होता है, ठीक है। तो राजस्व विभाग जो है वित्त मंत्रालय का सही है। राजभाषा विभाग रक्षा मंत्रालय का नहीं होता फ्रेंड। और लोक उद्यम विभाग सामाजिक न्याय अधिकार, ये लोक उद्योग भारी उद्योग मंत्रालय का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय किस एक के निर्णय को अपील के लिए विशेष इजाज़त नहीं दे सकती? तो सैनिक न्यायालय, उसको सैनिक न्यायालय के बारे में बोलने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। एक मंत्री जो किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे कितने दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा? फ्रेंड कितना घुमाया, 6 महीने होते हैं, 6 महीने कितने दिन? 180 दिन। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 180 दिन। फ्रेंड्स पैनल चाहे कोई भी हो, चाहे देह का हो चाहे उधर यूपी, हमारे वो माइंड से खेलते हैं बस। वो हर तरह का माइंड बढ़ाते हैं कि बच्चा कहाँ जाके फंसेगा। हम लोग रटते हैं 6 महीने 6 महीने, अब 6 महीने बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर इसके बाद फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? कितना फ्रेंड्स? शायद 59.3। ठीक है,
60.3 है इसमें। ये भी न्यू क्वेश्चन है, ये मुझे कहीं नहीं मिला। इसका क्या हो जाएगा, ये यहाँ मिलेगा, इसका क्या हो जाएगा 60.3। ये इस तरह क्वेश्चन फ्रेंड मिलते, ये क्वेश्चन आपको जनगणना में इस तरह नहीं मिलेगा कि 2011 की जनगणना भारत में 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ये 60.3। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, आरओ के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन उठा के पढ़िएगा उसमें कम से कम 10 से 12 यूपी की जनगणना और इंडिया की जनगणना से मिला के क्वेश्चन आती हैं, तो आपको जनगणना बहुत अच्छे से तैयार करनी है। इसके बाद अगला देखें, 45वां क्वेश्चन देखते हैं। साधारण विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ये फ्रेंड देखिए, पहले पूछ के आ रहा, सही है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना बार। और साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर विधान परिषद उसे कुल 4 माह का विलम्ब कर सकती है, बिल्कुल सही है। बट फ्रेंड्स, अगर विधानमंडल में कोई गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है ही नहीं है, वो सिर्फ सेंट्रल में है, स्टेट में किसी भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगर कुछ परिषद करना भी चाहे तो उसको ज़्यादा 4 महीने तक कर सकती है बस। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर राज्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए राज्यपाल प्रकरण की जांच के लिए किस न्यायालय को संदर्भित करता है, उच्चतम न्यायालय। ये सब फ्रेंड आपको लक्ष्मीकांत की बुक में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में लक्ष्मीकांत ही पढ़ी है। एक बार आप उसको पढ़ लो, फिर आपको कभी पॉलिटी में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन बताता हूँ, इसमें से कौन सा आपको आंसर बताना है कि सही नहीं है। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स कीटम झील आगरा में है, ठीक है, और बेला झील सागर महोबा में है, फुलहार झील पीलीभीत में, देवरिया झील ताल फ्रेंड कोरापुर में, ये कन्नौज में है। कहाँ में है, कन्नौज में। कन्नौज में हाँ, तो देवरिया झील ताल कहाँ है, कन्नौज में, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देवरिया ताल कहाँ है, कन्नौज में, कीठम ताल आगरा में, बेला सागर महोबा। और फ्रेंड मैंने यूपी भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया है, ये सब झीलें वीलें मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताई हैं। जिन्होंने नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, शारदा नहर से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किन किन जिलों में सिंचाई होती है। शारदा नहर, ये सब मैंने पढ़ाई है। तो ये पीलीभीत, रायबरेली, लखीमपुर खीरी और सीतापुर, इस चारों में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला देखें फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मुझको अभी तक नहीं समझ में आया। निम्नलिखित में से विचार कीजिए, उपयुक्त में किसका संबंध किस घराने से है। घराना दिया ही नहीं है उन्होंने, ये पता नहीं कैसे दे दिया क्वेश्चन। इसको मैं अभी नहीं इसका तो मैं काट दूंगा, इस क्वेश्चन पे आप ध्यान नहीं दीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के उत्तरी एवं दक्षिण जिले हैं क्रमशः। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है फ्रेंड्स। इसकी मैं जो क्वेश्चन इस तरह गलत कराया ना पेपर में, तो उसको तो मैं कहूँगा पढ़ना ही छोड़ देना यार। तो सॉरी अगर ऐसा बुरा लगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर है सहारनपुर और नीचे कौन है, सोनभद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। फ्रेंड्स ये थे 50 क्वेश्चन। इसी तरह 50-50 दे के पढ़ाऊँगा, फिर दृष्टि कराऊँगा, फिर जीएस वर्ड कराऊंगा। क्लास लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, इसलिए पूरे 150 कराता है यार। अगर क्लास अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत सबको लगती है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। क्लास ख़त्म करता हूँ, जय हिंद, थैंक यू सो मच।